नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और एक ऐसा शो जो आप आम दर्शकों का शो है, आम निवेशकों का शो है, और यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट राय देते हैं। जी हाँ, तो आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए। तो यो स्टॉक्स में आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और सवाल भेजने के लिए स्क्रीन के एक हिस्से पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है और ये नंबर लगातार आपको टॉप पे भी हम पूरे शो के दरमियान फ्लैश करता हुआ देंगे। तो इस नंबर पर कॉल के, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी जरिया आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, शो के दरमियान जो है वो कॉल करने से बचिए, क्योंकि उस दौरान शो लाइव होता है। तो वहां पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपका शो आने वाले जो शोज हैं या कल के शो में आपके सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। शो से पहले कॉल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बेहतर तरीके से, या आप व्हाट्सएप पर नंबर ड्रॉप कर दीजिए और अपना सवाल लिख दीजिए, तो हम आपसे सीधा संपर्क करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के पेजेस जो हैं वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव भी अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल में अपना और अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने स्टॉक लिया है ये जरूर बताइए, कितनी क्वांटिटी में लिया है इसका भी जिक्र कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपका नजरिया क्या है, लंबी अवधि का है या छोटी अवधि का नजरिया है, ये जरूर बताइए। इससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है आपको बेहतर राय देने में। चलिए, इन सब के बीच में बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार में आप देखिए, निचले तरह से एक शानदार रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी जो है वो 24,350 के पास इस वक्त नजर आता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है वो गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर हम आज एक्शन की बात करें तो रियल्टी शेयरों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए, कमजोर नतीजों से बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व, ये जिसे बजाज ट्विंस कहते हैं, यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार के अगर हम बाकी पहलुओं को इस वक्त देखें तो आप देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस वक्त 865 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1633 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में इस वक्त कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट अगर देखें तो एचडीएफसी लाइफ लगभग 2.5% यहां पर तेजी देखने को मिल रही है, निफ्टी का टॉप गेनर है। पावर ग्रिड यहां पर देखिए लगभग 1.5-2% की तेजी है। सन फार्मा आज भी चल रहा है, लगभग 1.5% तक की तेजी हम देखने को मिल रही है। सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। दबाव जैसा मैंने बताया बजाज ट्विंस में है, और इसके अलावा टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एसबीआई, ये सभी निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में नजर आते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी दबाव हमें देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा ही पावन मौका, शुचिता का, शुभता का प्रतीक। हमें बताइए, इस बाजार को आज आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेड था इस तरह का करेक्शन साफ तौर पर आना? धन्यवाद प्रशांत, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात और अक्षय तृतीया की अनेक शुभकामनाएं। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, कविता जी को और आपकी पूरी टीम को हमारे तरफ से और परमात्मा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सभी पर रहे और आपकी सेहत दुरुस्त रहे और आप हमेशा खुशहाल रहे। बाजार को लेकर के प्रशांत भाई देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि थोड़ी बहुत चिंता बाजार को हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी देखी थी, जब जो कांड पड़ोसी देश ने आतंक के रूप में पहलगाम में किया पाकिस्तान ने, और जवाबी कार्रवाई जो करनी है। कल देर शाम खबरें आई हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण तरीके से निर्णय लेने का जो दारोमदार या फिर जो भी आक्रमण अब करना है जवाबी कार्रवाई में, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोवल साहब को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और सीडीएस को दे दिया गया है। कब, किस प्रकार, किस मात्रा में, कहां पर ये जवाबी कार्रवाई होगी, उसका अंदाजा लगाना
नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है प्रशांत। तो बाजार इसी चीज की मेरे ख्याल से चिंता कर रहा है थोड़ा बहुत। कल छुट्टी है, एक छोटा हफ्ता है हमारे लिए, शुक्रवार को लौटेंगे और उसके दरमियान में जवाबी कार्रवाई की गई तो मेरे ख्याल से बाजार उसी तरीके से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूंगा प्रशांत कि ये पहली बार नहीं है कि हमने ऐसी परिस्थिति का सामना किया है, और जब जब हमने इस परिस्थिति का सामना किया है और जवाबी कार्रवाई की है, हम विजेता को लेकर के लौटे हैं और हम विजय हुए हैं। और हमारे बाजार ने, अर्थव्यवस्था ने हमारी सरकार और सेनाओं पर और भी विश्वास जताया है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल करके रखें, दिमाग में न रखें, ताकि अगर कोई अनिश्चितता का घटना हो जाती है तो आप अचंभे या चौकित न रह जाए। और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से चिंता करने की पहले तो जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश कर रहा है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। ये पूरी समस्या और ये जो पूरा माहौल है उसमें हमने अमेरिका और टैरिफ की बातें तो दूर रख दी, क्योंकि अब स्थानीय संकट हमारे सामने खड़ा है। लेकिन एक सकारात्मक रुझान अगर मैं जो देख रहा हूं और जो कहना चाहूंगा वो है चौथी तिमाही के नतीजे। मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही की तुलना में जो भी नतीजे अब तक हमने देखे हैं, अब और भी देखना बाकी है प्रशांत। उम्मीद करता हूं कि वो भी सही सकारात्मक आएंगे आंकड़े, और उसके आधार पर थोड़ा सहारा बाजार को मिल सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में लेकर के मेरे ख्याल से कुछ चिंताएं बाजार को बिल्कुल है। चलिए, काफी विस्तार से आपने मूड माहौल पर जानकारी दी और इसी के साथ रिसर्च एनालिस्ट शरण लेने हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण, आपको भी स्वागत है आपका, और अक्षय तृतीया की आपको बधाइयाँ। सीधा दर्शकों के साथ जुड़ते हैं क्योंकि इस शुभ मौके पर बहुत सारे दर्शक शुभ खरीदारी भी करना चाहते हैं, और इसी के चलते जितेंद्र पांडे साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अक्षय तृतीया की आपको शुभकामनाएं सर। हाँ मैडम, मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ, जितेंद्र पांडे जी, पूछिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अक्षय तृतीया की बधाई, और गौरांग शाह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनको नमन। और गौरांग शाह से लगभग एक हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी। अच्छा। मैंने करीबन 50,000 NMDC लिया था। ओके। तो उन्होंने बोला था एक ही स्टॉक में इतना इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो मैंने उसी दिन वो स्टॉक मुझे 4 रुपया प्रॉफिट मिला था, तो मैंने बेच दिया। तो अभी मैं कौन से स्टॉक्स पे और लूं? मेरे पास LIC है करीबन 600, 825 का खरीदी। ओके। और कैनरा बैंक है मेरे पास 15,000 क्वांटिटी 112। ओके। NMDC भी है? कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? NMDC भी आपके पास है क्या? NMDC गौरांग शाह के बोलने के बाद ही उसी दिन मैंने सेल ऑफ कर दिया था। अच्छा, हाँ राइट, आपने सेल ऑफ कर दिया। राइट, ठीक है, ओके। चलिए, तो LIC पर सबसे पहले सलाह गौरांग। पहले इनको भी नमन और प्रणाम, और अक्षय तृतीया की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। मुझे याद है आपने हमसे पिछले हफ्ते NMDC के बारे में पूछा था, और मैंने तब ये भी कहा था कि और इन्होंने हमारी राय पर उसी प्रकार से आगे कदम लिया है। पूरा बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना था कि इतनी बड़ी पोजीशन किसी एक स्टॉक में या किसी एक क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत रखते तो लाजमी होता, लेकिन बेच दिया तो कोई बात नहीं। LIC और कैनरा बैंक पर इनका प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि और कहां पर निवेश कर सकते हैं। तो पहले तो LIC और कैनरा बैंक, ये दोनों पर ही मान्य हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर इसी नजरिए से आपने निवेश किया है तो निवेशित रहिए। और कहां पर निवेश करना है? ऊर्जा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, सीमेंट क्षेत्र है। आपने कैनरा बैंक तो ले लिया है। बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र की बैंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक है। रक्षा क्षेत्र में आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL जैसी कंपनियां हैं, कोचिन शिपयार्ड है, वहां पर निवेश करते हैं तो बेहतर रहेगा। ऊर्जा उत्पादन में हमें टाटा पावर, NTPC, CSC, JSW एनर्जी जैसी कंपनियां अच्छी लगती हैं। सीमेंट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दालमिया भारत सीमेंट, रामको सीमेंट, विकल्प बहुत सारे हैं। लेकिन आपको एक बात से थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि ये जो तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो आक्रमण करने की परिस्थिति में हम खड़े हैं,
उससे बाजार में थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। मैं केवल मात्र छोटी मध्यम अवधि की बात कर रहा हूं। लंबी अवधि के लिए जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि अगर आप निवेशक हैं तो धीरे धीरे कीजिए, आप निवेश पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कीजिए और गिरावट में आप जोड़ते जाए। आपको एक विस्तृत राय आपके तमाम स्टॉक्स पर मिलती हुई शुक्रिया हमारी प्रशंसा करने के लिए, और इसके साथ ही गौरांग सा की राय पर आपको बेहतर मुनाफा हुआ उसका भी बहुत बहुत आपको बधाई। चलिए, अरुण कुमार दास साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ साहब। क्या बात है, मतलब गुवाहाटी आसाम से, एक ऐसी धरती जो माँ कामाख्या की धरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने वाइब्रेंट कल्चर के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, और इंडस्ट्रीज की बात करें तो टी प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग और कल्चरली बहुत रिच। अरुण जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया आप? सर मैंने लिए थे कंपास एक्टिववेयर का जी, तो 340 का रेट में लिया था, 50 शेयर लिया था। आईटीसी ना? और आईटीसी लिया था 477 के 90। ठीक है। और स्विट्जरलैंड लिया था 74 का रेट में 300। अच्छा, लेकिन हमारे पास आईटीसी ही कवरेज में है तो हम इस पे ही राय दे पाएंगे फिलहाल आपको। आपने 477 के भाव पे लिया है ना आईटीसी? 477। 477, ओके ओके। कितना समय देना चाहते हैं आप? सर देना तो चाहता हूँ 2 साल तक दे। ठीक है। शरण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आईटीसी 477 की प्राइस से इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल तो नुकसान में झेल रहे हैं, लेकिन हमें बताइए कि लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो क्या राय बन रही है? स्टॉक तो आपने काफी ऊपर के भाव में लिए हुए हैं, मगर अभी क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है स्टॉक पे नीचे लेवल से। और एक आप करीबन 446 के ऊपर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का आप ब्रेकआउट देख सकते हो। अभी इस समय तो मैं बने रहने की आपको रिकमेंडेशन दूंगा, और एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। अभी आप बने रहिए स्टॉक में। 440 के ऊपर एक अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक भी जा सकता है, अराउंड 480 490 की तरफ। तो ये राय आईटीसी पर मिलती हुई, और दर्शकों के सवालों की ओर भी हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर की ओर हम बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक को लेकर एक जो खबर आ रही है, उसके डिप्टी एमडी अरुण खुराना के बाद अब एमडी सीईओ सुमंत कथपालिया ने भी यहां इस्तीफा दे दिया है, और साथ ही बैंक ने आरबीआई से एग्जीक्यूटिव कमेटी के गठन की मंजूरी भी मांगी है। पूरी डिटेल्स इस खबर को लेकर क्या है, हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ। अंकुर, ये बताएं कि फिलहाल जानकारी जो आपके पास है उसके मुताबिक इंडसइंड बैंक के लिए आगे की राह क्या होगी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी हाँ, सूत्रों के अगर माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दखलंदाजी के बाद ही जो एक्शंस हैं वो इंडसइंड बैंक में दिखाई दिए हैं। आपने देखा सुमंत कथपालिया ने रिजाइन किया, आपने देखा डिप्टी सीईओ ने रिजाइन किया, और ये तभी हुआ है जब आरसीए रिपोर्ट यानी कि रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक को सबमिट की गई। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट थी, एक पीडब्ल्यूसी की थी, जहां पे 1979 करोड़ का लॉस पाया गया, और एक बाद में एक रिपोर्ट आई है जहां पे 1960 करोड़ रुपए का डिस्क्रिपेंसी पाया गया, और फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखल दिया, बोला कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो सूत्र में ये बता रहे हैं उसके बाद ये रेजिग्नेशन के बाद रेजिग्नेशन आए हैं, और अब कमिटी एक जो है वो डे टू डे ऑपरेशन को रन करेगी, जिसको अप्रूवल मिल चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन यहां पे जो एक्शन हुआ है उसमें कदम कदम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखलंदाजी दी है और एश्योर किया है कि बैंकिंग ऑपरेशंस ठीक से रहे इंडसइंड बैंक में। चलिए अंकुर, ये खबर तो आ रही है, लेकिन अब इंडसइंड में इस गड़बड़ी की पूरी कहानी क्या है आखिर? थोड़ा सा बैकग्राउंडर में जाते हैं, क्योंकि आगे की राह क्या हो सकती है वो काफी हद तक जो कुछ हुआ है उससे ही निकल कर आ जाएगा सामने। रिसर्च पूरी लेकर आए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इंडसइंड में गड़बड़ी की अब तक की कहानी क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट 2025 की शुरुआत से देखने मिली है। 18 जनवरी को सीएफओ गोविंद जैन की इस्तीफा हुआ है। उसके अलावा अरुण खुराना को सीएफओ बनाया गया 31 जनवरी को। आगे जाते हुए जो सीईओ सुमंत कथपालिया थे 1 साल के लिए दोबारा नियुक्त हुए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि इनकी एक्सटेंशन 3 साल के लिए होगी। फिर आगे जाते हुए डायरेक्टिव खाते में भी गड़बड़ी सामने आई, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2.35% कंपनी का नेटवर्थ पे इम्पैक्ट आएगा। प्रमोटर
भी सफाई दी कि मैनेजमेंट पर भरोसा जो है जताया गया है। फिर आउट स्टेशन ऑडिट हुआ, पीडब्ल्यूसी का ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि नुकसान जो है अनुमान से कम था, स्टॉक के लिए सपोर्टिव था। लेकिन धीरे धीरे करके 17 अप्रैल को जो है अरुण खुराना जी सीएफओ के पद से हटाए गए, तो मैनेजमेंट चेंजेस भड़के हो रहे थे। संतोष कुमार जो डिप्टी सीएफ है उन्हें बनाया गया 17 अप्रैल को, और फिर फॉरेक्स की गड़बड़ी पर रिपोर्ट सामने फिर से आई, अब ये 27 अप्रैल को आया। इतने चेंजेस में जो है अब धीरे धीरे बड़े रेजिग्नेशन शुरू हो गए। अरुण खुराना ने इस्तीफा दे दिया डिप्टी सीईओ के पद पे, और आखिर में एमडी सीईओ सुमंत कटपलिया उन्होंने भी इस्तीफा जो है कल दे दिया। तो आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के पिछले 4 महीने में बड़े उतार चढ़ाव जो है आपको देखने मिले हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक की अब तक की कहानी क्या है कि और क्या क्या पीड़ा आया है पिछले 7 साल में, हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे। 2015-16 में रेगुलेटरी जांच और ईडी की पूछताछ हुई। अक्टूबर 2015 में आरबीआई के जो है आप कह सकते हैं रेमिटेंस में इश्यूज आए, ग्राहकों के निकासी और एसेट क्वालिटी पे कोविड में इश्यूज आया। मार्च 2020 के आंकड़े बढ़े तो लगभग 10 से 11% जो है आपको इश्यूज देखने मिले जमा खर्ची में। और 2021-22 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं आरोप लगी है ओवरऑल मैनेजमेंट्स को लेके, बीएफआईएल को लेके, लोन को लेके एग्रेशन आया 2021 को बीएफआईएल में। और 2022 की बात करें मार्च में तो डिलाइट की जो है रिपोर्ट आई जहाँ पे बिना ग्राहक के मंजूरी दिए लोन जो है बांटे गए। तो ऑफकोर्स रिपोर्ट्स भी इश्यूज आए हैं, और ये जो हिस्टोरिकली देखा गया कि इस कंपनी में जो है कुछ इश्यूज आए और हर 1-2 साल में ये सब इश्यूज आए। लेकिन इस बार देख रहे सारे इश्यूज और मैनेजमेंट चेंजेस दोनों ही देखे जा रहे हैं, तो इस पे जो है कुछ सवाल बड़े उठते हैं। लेकिन ये जो पूरी कहानी है इंडसइंड बैंक की, ये मैंने आपके सामने रख दी है। शरद, अब सवाल उठता है कि इंडसइंड बैंक में आगे की जो कहानी है वो कैसी दिख रही है, इस पर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आप देखा जाए एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी बनी हुई है जहां पे नए सीईओ को जो है अपॉइंट किया जाएगा। सीईओ की जिम्मेदारी अब जो है कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स निभा रही हैं करंटली, लेकिन एक नए सीईओ का भी एक्सपेक्टेशंस है, वो आएंगे। इस नियम के मुताबिक इस कमेटी के अधिकतम 4 महीनों तक जो है काम कर सकती है, उसके बाद एक नया सीईओ लाना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक की ब्रोकरेजेस की क्या राय है, इस पे भी हमारी नज़र है। यहाँ पे दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफा की भी संभावना हो सकती है, यानी कि और रेजिग्नेशन आ सकता है। नए अपॉइंटेड जो सीईओ हैं वो शायद कार्यभार जो है उनकी एक्सटेंशन भी देखने मिल सकती है, और नए सीईओ की नियुक्ति की उम्मीद से पहले भी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट जो है ब्रोकरेजेस थोड़े बुलिश जरूर है इंडसइंड बैंक को लेके, और इम्पोर्टेंटली कौन से कैंडिडेट्स रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 नाम सामने आ रहे हैं। आईएफएल की जो ब्रोकिंग रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं इंडसइंड बैंक के टॉप पोस्ट पे। 4 नए में एक एक करके हम आपको बताते हैं। राहुल शुक्ला जो हेड है कॉर्पोरेट और बिजनेस बैंकिंग के एचडीएफसी बैंक पे, हाल ही में रिटायर्ड डिप्टी एमडी राजीव आनंद है एक्सिस बैंक के, और जरीन दारूवाला पूर्व सीईओ रह चुकी हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, इनके भी नाम जो है बैंकिंग सर्कल्स में आ रहे हैं। और आखिर में अनूप बागची जो सीईओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के। तो ये 4 उम्मीदवार हो सकते हैं आईएफएल के रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं ये भी देख लेते हैं। अब आप देखिएगा कि जून 2022 से जो गिरावट आई है, प्रमोटर्स ने भी अपनी स्टेक की बिकवाली की है, लगभग 16% आ चुका है। एफआईज ने भी बड़ा अपना चंक जो है गिराया है, 45% था आप कह सकते हैं 3 साल पहले, अब जो है 30% के नीचे आ चुका है। अगर मार्च के आंकड़े की बात करें, डीआईज की बात करें तो इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, और रिटेल के सेगमेंट में भी देखें तो उनकी स्टेक बढ़ी है। तो बहुत डाइवर्जेंट पैटर्न्स आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर इंडसइंड बैंक का। लेकिन करंटली जो है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बैंक खड़ी है, जहाँ पे एक अच्छी मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म ना करे। शुक्रिया करें शरद, आपका बड़े विस्तार से आपने हर पहलू की जानकारी सामने रखी, और बहुत आवश्यक होता है आम लोगों के लिए, निवेशकों के लिए इन जानकारियों का उनके पास होना। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंडसइंड बैंक का तमाम बातें हमने रखी, फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है और बाकी चीज़ों से आप लोग भी गुजर रहे होंगे, क्या राय बन रही है आपकी, कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रशांत भाई, पहले तो मैं बहुत ही मायूस था जिस प्रकार से ये डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा पहले बाजार को पता चला। अनिवार्य होता अगर इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट इसका स्पष्टीकरण दे देती पहले से, और कबूल कर लेती कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण ये डेरिवेटिव लॉस हमारे सामने खड़ा है। ये नहीं हुआ, बाजार को पता चला, फिर इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट ने अपने तरीके से तहकीकात की
3 एक्सटर्नल एजेंसीज को भी लाया गया तहकीकात करने के लिए, फॉरेंसिक एडिट हुई, आरबीआई की तरफ से ऑडिट हुई वगैरह वगैरह, और पूरी कहानी हमारे सामने। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति थे उन पर मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, इल्जाम थोपा गया। हालांकि मेरे ख्याल से जो अब हुआ है वो पहले होना चाहिए था। सर्वोच्चम स्तर पर जो इस्तीफे आए और नए व्यक्ति का चयन करने का प्रयास हो रहा है, अभी लग रहा है कि आगे जाकर। और एक बात है, ये जो 1950 या 60 करोड़ की जो बात है, उसके कारण नतीजों में असर पड़ने की पूरी संभावना है, ये होना ही है। और उसका असर शायद पहली तिमाही के नतीजों में भी आपको दिख सकता है। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य है यहाँ पर प्रशांत भाई, कि अब ये सब पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आए। तो जब काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही इंडसइंड बैंक पर, जब ये मसला आया था, जब ये डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा आया था तब भी थी, और आज के तारीख में है। हमें लग रहा है कि अब यहाँ से सुधार होने की गुंजाइश बहुत बड़ी है। बिल्कुल, तो ये है राय इंडसइंड बैंक पर आती हुई गौरांग सर की तरफ से। चलिए रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। योर स्टॉक में वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हाय अक्षय, मॉर्निंग। और अक्षय तृतीया के दिन अक्षय भागवत क्या रणनीति लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? जी गुड मॉर्निंग कविता जी, शुक्रिया, और आपको भी अक्षय तृतीया की बधाइयाँ, टीम को भी। तो आज मुनाफे के ऑप्शन के में चुना है स्टॉक रिलायंस में नतीजों के बाद हमने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम देखा है, जिसके चलते स्टॉक ऑलमोस्ट 1400 के आसपास चल रहा है। मई महीने में और भी अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते वेनिला कॉल ऑप्शन बाय करने की रणनीति बनाई है। स्ट्राइक रहेगी 1400 की, 1400, एक्सपायरी 29 ऑफ मई, और आपको इसमें टारगेट बना के चलना है। फर्स्ट टारगेट करीबन 52 और सेकंड टारगेट करीबन 63 तक, और ट्रेड में ऑप्शन प्रीमियम पे 14 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना है। तो कुल मिला के अगर ये स्ट्रैटेजी को मोनेटाइज करना है मुझे, तो प्रॉफिट पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली बनेगा 9500 का, और आपका रिस्क या स्टॉप लॉस बनेगा 4700 का। राइट अक्षय, चलिए तो यहाँ पर रिलायंस में आज दाव लगाने की सलाह आप दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 14 का और लक्ष्य पहला लगभग 52 का, उसके बाद 63 रुपये का। अधिकतम नुकसान यहाँ पे जो आका गया है वो 5209 का है, और 9500 का अधिकतम मुनाफा आपने आका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आपने हमें समय दिया। और इसी के साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में अक्सर पाया गया है कि लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, और इसीलिए आपको यही सलाह दी जा रही है कि आगे सतर्कता सावधानी से बढ़ें। कोई आर्थिक सलाहकार से जो है आप सलाह मशवरा करके ही पैसे लगाएं। चलिए तो इसी के साथ हमारी योर स्टॉक की आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, बस दूसरे शो में। शो का नाम है शेयर बाजार सबका अधिकार। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।